पहला लॉ समझ में आ गया। सेकंड लॉ, एरियल स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये छोटे शब्दों में कहें, ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे हमारी अर्थ भी तो एक प्लैनेट है। हमारी अर्थ सन का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365:1/4 डेज में। मान लो हमारी अर्थ, हाँ 365 सही, 1/4 दिन। हमारी अर्थ मान लीजिए 10 दिन चली। कितने दिन चली? तो 10 दिन में जरूर यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो कुछ इतना एरिया कंज्यूम करेगी। लेकिन इधर चलते चलते जब थोड़ा नज़दीक आ जाएगी और तब 10 दिन चलेगी तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि स्पीड इसकी तब बढ़ चुकी होगी। लेकिन ये दोनों एरिया देखो, पतलू है, मोटू है। ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर ही होंगे। ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करते हैं, ऐसी बात की जा रही है। देखिए हमारी अर्थ 365 दिन में चक्कर लगाती है। तुमको पता है, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़े हैं। जब कोई बॉडी एफ बराबर फॉलो करती है mv²/r, mv²/r कम होगा तो एफ ज़्यादा होगा, एफ ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जब दूर होगा तो धीमी धीमी चलती है, लेकिन जब नज़दीक आ जाएगा तो इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ जाती है। जब 10 दिन ये भी चला था, 10 दिन ये भी चला था, लेकिन यहाँ धीमा चला इसलिए कम चला, यहाँ तेज चला इसलिए। लेकिन इक्वल क्या था? दोनों का एरिया, जो ये वाला एरिया और जो ये वाला एरिया, दोनों इक्वल होंगे। दोनों यानी ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। करेक्ट? ये भी स्टेटमेंट लिख लिया गया। डायग्राम, स्वीप माने झाड़ू लगाना, स्वीप माने झाड़ू लगाना। झाड़ू तो लगा रहा है। स्वीप, स्वीपर, स्वीप से बनता है स्वीपर। गधा इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। बटोरना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एरिया बटोरा है ना, हाँ वो समझ लो, बटोरना। ऑल प्लैनेट स्वीप, स्वीप का मतलब क्या हुआ? यहाँ बटोरना। यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना बटोरा? इतना। और यहाँ से यहाँ गया तो इतना बटोरा। ऑल प्लैनेट स्वीप इन इक्वल टाइम इंटरवल। नहीं, सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करते हैं। अंग्रेजी में स्वीप है, तो इसको नहीं समझ आया स्वीप क्या है। सर वो समझ में आया तो स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, लेकिन ये समझ नहीं आता इसमें कैसे झाड़ू लग गई। समझ गए ना? यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतना बटोरेगा ना ये। ऐसे झाड़ू लगाने के बाद बटोरना, इतना एरिया बटोर लेता है। यहाँ जाएगा तो इतना एरिया बटोर लेता है। ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। करेक्ट है? इसके बाद थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? डायग्राम जरूर बना लेना। थर्ड लॉ, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। डायग्राम एक ही है, एक ही डायग्राम को 3 बार बनाते रहिए। पहले वाले लॉ में ऐसे डायग्राम बना दीजिए, केवल ईयर प्रेजेंट कर दीजिए। दूसरे लॉ में ये बना दीजिए। करेक्ट है? इसके बाद थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज सेमी मेजर थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, किसी ग्रह के सेमी मेजर एक्सिस यानी अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीघात। देखो मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 2a होता है, तो सेमी क्या हो जाएगा? a। अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीघात के अनुपाती होता है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसे एवरेज डिस्टेंस भी कह देते हैं कई मायने में।
एवरेज डिस्टेंस, किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर सन से उसकी एवरेज डिस्टेंस के थर्ड पावर प्रोपोर्शन में होता है। इसे कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, तो डोंट कंफ्यूज। तीनों लॉ केपलर के समझ में आ गए हैं, याद हो गए? पहला वाला क्या है? लिखा नहीं अभी तक? वीडियो देखना तब लिखना, अब वीडियो देखना तब लिखना, अब वीडियो दोबारा देखना, अभी लिखाना बंद कर दूंगा। अब इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, तो वीडियो देखने के बाद अपना नोट्स बनाइएगा। बैठ जाइए, कापी का मैं बंद कर लीजिए, कापी बंद कर लीजिए अपनी पे, बंद करो कापी, बंद करो। हाँ, पलथी मार के बैठ जाओ, पंडित जी कथा सुनाएंगे। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आप इसे सेमी मेजर एक्सिस कह दें, या क्या हुआ? नहीं हो रहा है, बैटरी लो हुई है, इसको ऐसे कैंसिल कर दो। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा मेजर एक्सिस और सेमी आधा होगा ना, सेमी मेजर एक्सिस। किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर इसकी सेमी मेजर एक्सिस के थर्ड पावर प्रोपोर्शन में होगा। करेक्ट है? वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो इस वीडियो को देख करके अपना नोट्स बनाएंगे। करेक्ट? तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए? याद करो, याद करो, बताओ, सुनाओ तीनों को। फर्स्ट लॉ क्या है? ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट एंड सन ऑलवेज लाइज एट द फोकस ऑफ इलिप्स। दूसरा क्या है? ऑल प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। स्वीप अच्छा नहीं लगता हो तो कवर कर दो, ऑल प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। समान समय में समान क्षेत्रफल पार करना। इसके बाद स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। थर्ड पावर ऑफ यस, ये तीसरा लॉ हो गया। आपके एग्जाम में जो बच्चे 11th के एग्जाम देंगे, आगे अगर उनके सिलेबस में आएगा तो ये कैपलर लॉ लिखने को आएगा। डिफाइन कैपलर लॉ, स्टेट कैपलर लॉ, याद हो गए? डायग्राम बना देंगे, आगे चलेंगे। हाँ, क्या चीज? बस वो अपने आप हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, उसमें कौन डायग्राम? डायग्राम तो वही है, ये एक ही बार बना लो, मत 3 बार बनाओ। इसके बाद अगला सीन क्या है? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। सबको क्लास 9th में याद होगा। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कुछ किसी को याद है? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ बहुत मूलभूत नियम है। ये यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉ में आता है। व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन यूनिवर्स एट ए डिस्टेंस, एन अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन देम। ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, नेवर रिपल। Always an attraction force act between them, which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square distance between। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के। When two bodies lies in universe, कहाँ चाहे जहाँ हो, बहुत दूर कोई बॉडी होगी, हमारे बीच से उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन कई बार वो हो सकता है इतना कमज़ोर हो डिस्टेंस के चलते कि वो हमें फील ना हो, लेकिन होता ज़रूर है। व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन यूनिवर्स एन अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन देम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या आएगा? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसे कैपिटल जी नाम दिया गया। हमारी साइंस में इसका पहली बार नाम आया कैपिटल, और इस कैपिटल जी की वैल्यू भी शायद आपको याद हो, 6.6710 की पावर, क्लास 9th में भी है। व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस यूनिवर्स an attraction force act between them which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square distance between them।
बस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है। लिखते रहिएगा इसको, आगे चलेंगे। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन ऑफ द चैप्टर। मैं तो इस चैप्टर को इसकी मास्टर इक्वेशन बोल देता हूँ, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसे कभी याद नहीं करना, इसे सब समझना है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस को आज से हम लिखेंगे आर ई स्टैंड अर्थ। अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है ऐसा मान लिया जाता है नहीं, लेकिन मान लिया जाता है नहीं स्फेरिकल। इधर इधर चपटी है, और दूसरा खान सर तो बता रहे थे कि बड़ी अजीबोगरीब है, कहीं से जैसे मुंह हमारा है सर, उसकी कहीं ऐसे उठा है, कहीं से उठा है, कहीं से धसा है। हाँ वो तो है। ये आँखें समंदर जैसी हैं, बोलते नहीं, नाक पर्वत जैसी, हिमालय पर्वत, तालपास पर्वत, राखी पर्वत, क्या क्या उठे हैं, ये धरती से उठे हैं ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अजीब सा शेप है उसका, बाकी उसको ऐसे होल बॉडी को स्फेरिकल मान लिया गया है। तो उसका पूरा वेट कहाँ पर काम करेगा, सेंटर पर। भाई स्फेरिकल बॉडी का सारा वेट उसके सेंटर ऑफ मास पर होता है, तो सेंटर पर करेगा। अर्थ का वेट बहुत ज़्यादा होता है। हम आप अर्थ के वेट की तुलना में तुच्छ हैं। हम आप जैसे तुच्छ मानव अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, तुच्छ प्राणी। अब तुम लोग क्या जानो, तुच्छ प्राणी। हम तुम जैसे तुच्छ प्राणी पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं। अंग्रेजी में सरफेस, हिंदी में धरातल, धरती पर तो हैं। फिर भी हमारे और हमारी अर्थ के बीच में एक अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स पुल का लग रहा है, कैपिटल जी MEM अपान कैपिटल RE²। मानते हो कि नहीं? हम आप जैसे दुनिया के सारे प्राणी कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के अंदर घुस के रहते हैं कि सरफेस में रहते हैं? सरफेस पर रहते हैं। तो हमसे हमारी अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है वास्तव में? 6400 किलोमीटर। हम सरफेस पर रहते हुए पृथ्वी के सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर हैं? 6400 किलोमीटर। 6500 किलोमीटर दूर हैं हम अर्थ के सेंटर से। अर्थ का सेंटर में और कहाँ है? वो अंदर होगा, खोदते जाओ 6400 किलोमीटर, चाहे जहाँ से शुरू कर दो खोदना, यहीं से 6400 किलोमीटर खोद दो, मिल जाएगा सेंटर। भाई स्फेरिकल बॉडी हो, आप कहीं से भी खोदना शुरू कर दे, किसी भी जगह से, सेंटर पे पकड़ के बस। हाँ, सेंटर अगर होगा तो आप उंगली पर रख लीजिए। पानी तो थोड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का मामला है, आधा किलोमीटर और ज़्यादा, और उससे भी कम, 300-200 फीट, किलोमीटर भी नहीं, फीट। मैं 150-60-70 मीटर, केवल 60-70 मीटर, 3 से फीट खोदे में जान निकल जाता है। अब एक बोरिंग करा मैं कहता, हाँ, कई दिन लग जाए, पथरा पड़ जाए तो पता लगा न निकले। सर मतलब पानी में सर जो मतलब कोई लोग सब बताएगा यहाँ पे पानी सर उससे कुछ रिलेशन होता है क्या ब्लड से? बाबू एकदम तुम एक नंबर के, पता नहीं साइंस तुम कहाँ से पढ़ते हो गधे। कितना ही होता है जो बोल का चेक करते ना पानी कहाँ है वो गधा है। तो हमें और हमारी अर्थ के बीच में इतना ग्रेविटेशन पुल हर हाल में लग रहा है, लेकिन हम आप जब यहाँ बैठे होते हैं तो न्यूटन साहब ही कहते हैं कि हमारा फोर्स mg। आप बैठे तो आपका वेट कितना नीचे को लग रहा है? mg। आपका वेट एग्जैक्टली कितना लग रहा है? mg इज इक्वल टू कैपिटल G MEM अपान m से m कैंसिल। और एक महान रिलेशन जो इस चैप्टर के अच्छे वाले सवाल, घटिया वाले तो आप सब लगा लेंगे, उनमें केवल सूत्र बैठाना होगा, फार्मूले में भरना होगा, उसका हमसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपना तुम करो, तुम्हारा काम जाने, हमें बताना भी नहीं है कोई, वो अपना लगाना और अपना समझना, सूत्र में बैठाना है केवल। कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 अपान R²। लेकिन इसका काम जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे चैप्टर के, जो कंपटीशन ओरिएंटेड होंगे, उनमें ये सब आएगा। हर सवाल को लगाने के लिए यही आएगा, आगे आने वाले हर डेरिवेशन के पीछे यही होगा। GME² इज इक्वल टू GRE² इज इक्वल टू, इस चैप्टर के मास्टर कंसेप्ट में शामिल होता है ये। आज से जितने अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे,
कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स होंगी, जितने बढ़िया वाले सवाल मिलेंगे जो बिना कैलकुलेशन के सॉल्व होंगे, सब इसी फार्मूले के ऊपर होंगे। ये फार्मूला नहीं, ये कयामत है। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्लियर हो गया। 1 मिनट का काम है। हमारी और हमारे अर्थ के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। न्यूटन साहब कहते हैं F बराबर mm काटो, रिजल्ट निकालो। इतने तो काम है, कथा थोड़ी सुनानी है। आगे चलो। नेक्स्ट, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ with altitude, with you know about to term altitude, altitude माने हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे वो हमेशा फिक्स है। लेकिन स्मॉल जी जगह जगह बदलती है, यहाँ कुछ और, थोड़ा ऊपर कुछ और, थोड़ा और ऊपर कुछ और, किसी प्लेनेट पर कुछ और, किसी प्लेनेट पर कुछ और। स्मॉल जी यही जगह जगह बदल जाएगी, हर धरती पर ही जगह जगह बदल जाती है। हाँ, धरती के ऊपर ही जगह जगह बदल जाती है। अभी तो आपको आसमान तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। रिलेशन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। आज एक बढ़िया सा कंसेप्ट, बढ़िया सा फार्मूला आपको मिलेगा। फर्स्ट केस है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड। हम आप सब धरती के प्राणी धरती के पृष्ठ पर रहते हैं। कुछ चूहा टाइप के लोग अगर खुदबू करेंगे तो 1 आध किलोमीटर ज़्यादा बोल रहा हूँ, 100 मीटर ज़्यादा खोद के अंदर नहीं रह पाएंगे। हाँ, मतलब अगर लादेन को ले लें तो ये 20-30 मीटर ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। अगर कोई घर बनाता है बहुत बंकर टाइप का घर तो 10-20 मीटर ही नीचे खोद पाएगा। हाँ, बस 1 और 2 मंजिल। वही कर 1 से 2 मंजिल ज़्यादा नीचे खोद करके कोई रह नहीं सकता है, उससे बड़ा उसका अंकर बंकर नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बस, समझ रहे हैं। यानी अगर आप अर्थ की रेडियस की तुलना में उस खुदाई की बात कर लेंगे जो 1-2 मंजिल नीचे रह रहा है खुफिया घर में, तो अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। 6400 किलोमीटर, और कहाँ 10-20 मीटर, 2 मंजिल तो 10-20 मीटर भी नहीं होता है, 3-5 मीटर होता है। तो आमतौर पर हम ये मान लेते हैं कि हम सारे पृथ्वीवासी कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी के सरफेस पर, और सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू स्मॉल जी है। हमारे और हमारी अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल हमेशा किसके बराबर है, कैपिटल जी यम अपान आर के बराबर है। और ये एफ बराबर किसके है, जब तक मैं अर्थ के सरफेस पर हूँ तो जी की वैल्यू क्या है, जी। हमने कहा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड, विद ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं खुद को, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर, कुछ ऊपर चले गए, इतना ऊपर चले गए, जिसको हमने क्या कह दिया, एच। तो अब निश्चित तौर से जी की वैल्यू थोड़ी बदल करके जी डैश हो जाएगी। यम तो पूरे यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, स्मॉल यम तो कभी बदलता नहीं, वेट बदलता है। कैपिटल जी भी कहीं नहीं बदलता, स्मॉल यमी भी नहीं बदले, कैपिटल यमी और स्मॉल यम बदलेंगे नहीं। लेकिन अब आपके और आपके अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो पहले आरी थी, वो कितनी हो गई है, आरी प्लस। काफ़ी सरल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा भेजा नहीं अड़ाना है, बस कंसेप्ट में बने रहिए, डिराइव हो जाएगा। ये सब उड़ गए, क्या बचा, जी अपान, ये ऊपर चला जाने वाला है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर। इसको टोटल होल स्क्वायर में बैठा दें क्या, आदेश करें तो ये ऊपर चला गया, नीचे बना रहा, और होल स्क्वायर इसमें भी है, होल स्क्वायर इसमें भी, तो टोटल होल स्क्वायर करा दें। अगर और आप थोड़ा सा ज्ञान गणित रखते हो तो इसे ऐसे लिखवा दो, क्या दिक्कत है। अरे आरी अपान आरी एक हो गया, या चपान आरी लिखा है, बोलो नहीं लिखा है। तो अब मैं आया हूँ जी डैश इज इक्वल टू, क्या निकालें, जी डैश इज इक्वल टू, तो ये नीचे उतर आएगा, ये जी डैश ऊपर चला गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपान
1 अपान एच अपान आर ई का 1 प्लस एच अपान आर ई का। आज के बाद जब भी कभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में वेरिएशन का मामला हमारे सामने न्यूमेरिकल में आएगा तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। 20 एक न्यूमेरिकल आपको इसी से मिल जाएंगे। बहुत दूर मत चले जाएं, जेईई मेंस 2013 देख लें, आपकी किताब होगी, मैं दिखाता हूँ। जेईई मेंस 2013 बोला बताओ कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद जी की वैल्यू g/9 रह जाएगी। जी की वैल्यू g/9 तो जी डैश की जगह रख दें g/9, जी डैश की जगह रख दें जी की जगह पर जी, नीचे 1 प्लस एच अपान का उड़ा दूं, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लूं, क्योंकि होल स्क्वायर खोलने से तो फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर पढ़े लिखे हैं तो दोनों तरफ का रूट ले लें। 9 का रूट 3 और इसका होल स्क्वायर खत्म। एच अपान आर ई, ये 1 इधर चला गया तो 2 हो गया, एच बराबर 2 आर ई। एच बराबर कितना हो गया, यानी आप करीब 12,800 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे। 12,800 इस सरफेस से 12,800 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तब जाके जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/9। जी बाई हाँ सरफेस से, ये जो है वो सरफेस से, ये जो है वो कहाँ से, सरफेस से 12,800 किलोमीटर ऊंचे चले जाएंगे, तब जाकर कहीं जी की वैल्यू 2 आर ई आ गई नहीं, जी की वैल्यू g/9 रह जाएगी। ये क्वेश्चन जेईई मेंस आर यानी रेडियस ऑफ एर्थ। क्लियर हुआ। ऐसे सवाल मिलने वाले हैं कई सारे। कभी कहेगा g/4 रह गई है, कहेगा g/16 रह गई है। कंसेप्ट क्लियर है। मेन मामला है फार्मूला आपको याद रह गया कि नहीं, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर ई का याद रह जाएगा तो बात बनेगी। करेक्ट है। आगे चलें। आगे ये कहानी, अगर ऊपर जाने पर जी की वैल्यू देखो घटी की बढ़ी, बताओ घटी। ये रिलेशन बता रहा है जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का। तो ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे एच की वैल्यू बदलेगी यानी बढ़ेगी, वैसे ये होल वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो होल स्क्वायर करने पर और बढ़ेगी, और जब ये और बढ़ेगी तो ये और घटेगी, नहीं है। तो अब अच्छा ये बताएं कौन सी ऐसी जगह होगी जहां जी 0 हो जाएगा। अब ये केवल एक ही जगह है, इनफाइनाइट। क्या हो जाए, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट होगा तो नीचे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और किसी को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते तभी तो 0 होता है। यानी जी को 0 करने के लिए अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाना होगा। कहाँ पर, ना वो 12,000 है, ना 15,000 है, ना 1 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है कोई। इनफाइनाइट मतलब आपको अनंत आकाश की ओर चलते रहना है, तब जाके जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। करेक्ट है। आगे आगे आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। अच्छा, आप सरफेस से ऊपर गए तो जी की वैल्यू घटी, सरफेस से ऊपर गए तो जी की वैल्यू। अच्छा ये बताओ अंदाजे से सरफेस के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी। चलिए बुद्धिमान काफ़ी है। सरफेस से ऊपर गए तो जी की वैल्यू घटी, पक्का है। अब सरफेस से नीचे चलते हैं, देखते हैं जी की वैल्यू के साथ क्या होता है, बढ़ेगी कि चक्कर। अब अर्थ को खोद के अंदर दाखिल हो रहे हैं आप। मान लो कितना खोद डालें, यहाँ तो पहुँच ही गए होंगे। ये h अंदर गहराई में चले गए तो ये कितनी बची, आर ई माइनस। पक्का सुनिएगा। जब तक आप अर्थ के सरफेस पर थे तो आपके लिए रिलेशन बिल्कुल सहज और स्वाभाविक था, कैपिटल जी एम अपान आर ई का होल स्क्वायर। कब तक, जब तक आप सरफेस पर थे। कब तक, और कैपिटल एफ जो था वो किसके बराबर था,
सरफेस पर तो mg था। अब आप कहाँ आ गए? R माइनस H कुछ घुस गए। कितना घुस गए? तो m तो आप ही हैं, लेकिन अब g की वैल्यू कुछ बदलेगी ज़रूर। क्या नाम दे दिया? कैपिटल G तो कहते हैं पूरे यूनिवर्स में कहीं बदलता ही नहीं है, लेकिन एक यमी। देखिए, जब आप यहाँ थे तो आपके कांटेक्ट में पूरी अर्थ थी। बोलो, आप जब यहाँ बैठे थे तो ये पूरी अर्थ थी आपके कांटेक्ट में, यही थी ना। लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो आपकी अर्थ तो छोटी हो गई। आप अंदर घुस गए तो इसको सरकमफ्रेंस में, बाउंड्री में ढालोगे तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? RE माइनस H। तो क्या आप यहाँ यमी लिख सकते हैं? जब तक आप सरफेस पर थे तो पूरा यमी था, लेकिन अब जब फाड़ करके यहाँ चले गए हैं तो क्या आप यमी लिख सकते हैं? कुछ लिखेंगे यमी डैश। क्या लिखेंगे? हाँ, आप वही हैं। और आपके और आपके अर्थ के बीच जो डिस्टेंस पहले RE हुआ करती थी, बहुत बड़ा खेल है। जब आप यहाँ हुआ करते थे तो पूरी अर्थ लिंक किया करती थी। जब आप फाड़ करके अंदर चले गए हैं खोद करके, तो आपके लिंक में तो इतनी ही अर्थ है, तो आपकी पृथ्वी छोटी नहीं हो गई है, तो उसका मास कम नहीं हो जाएगा। तो सुनो, इस मास की जगह पर फिर से रिलेशन को रिराइट करता हूँ। कैपिटल G, मैं अर्थ के मास को ऐसे लिख दूँ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू अर्थ को हमने स्फेरिकल माना है, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। स्मॉल m आज भी आप ही है, नीचे कौन है? RE स्क्वायर। RE स्क्वायर। फिर जब आप नीचे चले गए हैं तो यम है, G की वैल्यू क्या हो गई है? G डैश। 4/3 रहेगा, पाई रहेगा, जो RE था वो RE माइनस। अर्थ है तो अर्थ की डेंसिटी आज भी तो अर्थ वही रहेगी। m की जगह m और जो डिस्टेंस RE हुआ करती थी वो कितनी हो गई? RE माइनस H का होल स्क्वायर। कर दें डिवाइड इसको। m से m खत्म, G से G खत्म, 4π/3 खत्म, रो m खत्म, 2 पावर से 3 पावर खत्म, 2 पावर से 3 पावर, एक पावर बच जाएगी। क्या बचा आप मेरे पास? G अपान इज इक्वल टू, ये ऊपर जाने वाला है RE में एक पावर बची हुई ना, और नीचे क्या बैठने वाला है? इतना तो बचा है, और कोई और पावर तो नहीं बची ना। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस H अपान। तो आप बताओ जरा G डैश कितना हुआ? ऊपर ही रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। G डैश चाहिए? एक मिनट, नहीं रुक, जरूर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वो RE ऊपर पावर बचा हुआ है, नीचे, हाँ ये उल्टा हो गया है। वो RE ऊपर बचा हुआ है ना, और वो नीचे वाला नीचे बचा हुआ है, तो ये RE बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है? यस। तो अब हम G डैश अगर निकालेंगे, G डैश निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाने से बनेगा RE माइनस H, और वो RE वाला क्या हो जाएगा? इंटू G। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस H अपान। ये रिलेशन क्या बताता है? G की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। ध्यान दो जरा, जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा तो 1 माइनस ये जो भी वैल्यू आएगी वो घटती जाएगी। आप ये देखें, मान लो हम सरफेस पर थे, जब कहाँ पर थे? सरफेस पर H की वैल्यू 0 थी। H की वैल्यू तो ये ऐसा 0 था पूरा, तो सरफेस पर G डैश की वैल्यू तो G ही आ गई है। लेकिन जैसे आप कुछ अंदर चले गए, मान लो H की वैल्यू RE/2 है। H की वैल्यू कितनी है? यहाँ आप आ गए हैं आधी गहराई पर। H की वैल्यू अगर RE/2 है तो ज़रा देखो G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G 1 माइनस, इस H की जगह RE/2, तो RE कैंसिल, 1/2, तो ये क्या हो गया? आधी गहराई पर आ गए, आधा G रह गया, नहीं रह गया। और नीचे जाएंगे
और कम होगा। और हमको तो लगता है सेंटर पर चले जाएंगे तो जी 0 हो जाएगा। क्यों? सेंटर पर एच का मान RE के बराबर हो जाएगा, और एच और RE बराबर हो गए तो ये दोनों अब ये कैंसिल, तो ये 1 और 1 - 1 0 और जी की वैल्यू 0। यानी अर्थ के अंदर ज़्यादा तेज़ी से जी की वैल्यू घटती है। ऊपर जाने पर बहुत धीरे धीरे घटती है, लेकिन अंदर जाने पर बहुत तेज़ी से घटती है, और सेंटर पर जाके क्या हो जाता है, ये बता रहा है रिलेशन, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। यानी आज से आपसे कोई कहता है ऊपर जाने पर जी की वैल्यू का क्या होगा, धीरे धीरे घटती है, और सरफेस से नीचे जाने पर जी की वैल्यू घटती है, लेकिन बहुत तेज़ी से घटती हो, और सेंटर पर जाकर के वो 0 हो जाती है। करेक्ट है? वहाँ इन्फिनिटी पे जाके 0 हुई है, लेकिन यहाँ तो बस 6400 किलोमीटर अंदर गए हैं, ख़त्म। करेक्ट है? जी की वैल्यू ऊपर जाने पर नीचे जाने पर जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है, समझ में आ गया? ये चैप्टर 70% फिनिश हो गया। अभी आगे का आने वाला कंसेप्ट है वेरिएशन इन द वैल्यू जी ऑफ जी विद लैटिट्यूड। वो एक एल्टीट्यूड था, अब यहाँ आएगा लैटिट्यूड। अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, लेकिन इसका डेरिवेशन बहुत भयानक होता है। ये दोनों डेरिवेशन समझ में आ गए? क्या करना था, बहुत ही आसानी से, बस वही न्यूटन की इक्वेशन लगा लीजिए, जी की जगह जी डैश रख लीजिए, मार दीजिए। इसके बाद एक दूसरी कहानी आएगी लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड समझ लें, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, कहते हैं ना? हाँ, मैग्नेटिक इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अरे भू को आधा आधा डिवाइड किया तभी तो भूमध्य हो गई। हाँ, यहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जी की वैल्यू। लेकिन लोगों से तुमने सुना होगा कि जैसे जैसे हम पोल की ओर चढ़ते जाएं, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये क्या है, तो जब हम पोल पर जाके चढ़ जाते हैं तो जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो यही अक्षांश देशांतर रेखा है ना, ये में भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे हम सरफेस पर चढ़ते हुए ऊपर को जाएंगे तो ये एंगल वेरी करेगा, मास्टर अनुभव, और यहाँ पर जाके लैम्डा 90 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल रिलेशन लिख रहा हूँ, और एक दिन इस रिलेशन को बहुत मन से डिराइव करूँगा, एक दिन में एक होगा। ये इस चैप्टर का सारा डेरिवेशन एक पढ़ने पर और एक डेरिवेशन एक पढ़ने पर, इतना सीन है। बहुत मैथमेटिक्स होगी, खूबसूरत सी मैथ्स है उसमें, उसको मैं डिराइव कर दूंगा। अभी लिख रहा हूँ जी डैश इक्वल टू जी RE, कल भी लिखा था मैंने, RE ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा, RE स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा। हालांकि आपकी ज़िंदगी में इस फॉर्मूले से केवल काम चल जाएगा, डेरिवेशन क्योंकि आप पढ़ने आए हो तो मेरा धर्म है सिखाना, मैं सिखाऊंगा, उसे अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट कि ऐसा मतलब ये आता कहाँ से है। जी डैश इक्वल टू जी माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा। देखो ये लैम्डा क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर को चढ़ोगे वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी होल वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? एंगल के बारे में कहा जाता है cos 0 1 होता है, और जैसे जैसे cos 0 से वैल्यू 15, 30, 45, 60, 90 को जाती है, वैसे जी की लैम्डा की वैल्यू घटेगी। अरे cos लैम्डा क्या होता है, cos थीटा, 0 पर तो एक ही हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप 0 से एंगल को बढ़ाते हो cos की वैल्यू घटती है। तो जैसे आप यहाँ से ऊपर को चढ़ते जाओगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा, और जिस दिन ये लैम्डा 90 होगा तो ये कुल गोला ही हो जाएगा, तो उस समय जी की वैल्यू अधिकतम नहीं हो जाएगी। और जब ये ख़त्म ही हो जाएगा तो जी अपने मैक्सिमम पर होगा, और अगर ये कुछ भी रहा तो इसमें से कुछ ना कुछ तो कम करेगा ना। यानी जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर मिलनी चाहिए, पोल पर। इसलिए हमारी अर्थ में कहाँ पोल पर जी की वैल्यू अधिकतम 10 होती है, पोल पर जी की वैल्यू, और सबसे कम जी की वैल्यू 9.81 इक्वेटर पर होती है, 9.81 इक्वेटर पर। और इससे अब ऊपर चढ़ते हुए लगातार बढ़ाई करेगी, और टॉप वैल्यू कहाँ पर चली जाती है। इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, इसी में क्वेश्चन बन जाता है। बोला एक भालू 20 मीटर की ऊंचाई से 2 सेकंड में गिर जाता है, बताओ उसका रंग कैसा है। एक भालू 20 मीटर की हाइट से 2 सेकंड में गिर जाता है, बताओ उसका रंग कैसा है। एक भालू 20 मीटर की हाइट से 2 सेकंड में ऊपर से नीचे गिर जाता है, फ्री फॉल होता है। 20 मीटर की हाइट से कितनी देर में गिर जाता है, बताओ उसका रंग कैसा है।
उल्लू हो। सफेद है सर, सफेद एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। रेस्ट से गिरेगा तो यू हाफ जी टी स्क्वायर। एच आपका 20 था, एच आपका 20 था। जी की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम मैंने कहा 2 सेकेंड, तो 2 दूनी 10। जी की वैल्यू 10 कहाँ पाई जाती है? पोल पर। और पोल पर जो बियर मिलते हैं उनका नाम है पोलर बियर। और पोलर बियर का रंग होता है वाइट। पोलर बियर का रंग होता है कहाँ काला होता है? काला तो अपने यहाँ मिलता है, अफ्रीका में अपने यहाँ। काला हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे काला हो जाएगा। रेगिस्तान में कहाँ रहते हैं मालूम? रेगिस्तान में कहाँ भालू रहते हैं? टोपा ये क्या एकदम से? रेगिस्तानी भालू मिलेंगे इसको। ऊँट तो बेचारे जिंदा नहीं रहते हैं ठीक से। हाँ, यहाँ तो लगातार बर्फ़ जमी हुई है कई करोड़ सालों से, कई करोड़। और यहाँ जो बर्फ़ में भालू मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? वाइट मिलते हैं। इसे पोलर बियर का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। समझ गए कि नहीं साइंस से? तो वेरी सिंपल। यहाँ से सोने के लेके जाए वहाँ पर बेच दे ज़्यादा हो जाए। मतलब अरे तो उतना अंतर नहीं आएगा जी की वैल्यू नहीं। वहाँ रहता कौन है, किसको बेचोगे? हैं? हाँ, तो हर मेहरारू रहा तो जाके बेच दिए। हैं? हाँ। अपनी जेब से निकाल दिए तब क्या करोगे? बात समझ में आ गई? तो ये चैप्टर बहुत कम सेगमेंट में बचा है। क्या बचा है इस बताए? ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसके बाद इसका एक अगला चैप्टर शुरू होगा, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ये मोशन ऑफ प्लैनेट था, आगे होगा मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो आपको सैटेलाइट का साइंस बताऊंगा, सैटेलाइट की कंसेप्ट बताऊंगा। आज जो बताया वो समझ में आ गया? क्या क्या सुना आपने? केपलर के नियम सुन याद हो गए? सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सूर्य उसकी नाभि में स्थित होता है। हो गया? अब घर में जाके याद करना और इसको लिखना जरूर। मैं अपलोड कर दूंगा तो जाके लिख लेना। अब तुम्हारी क्लास अगले मंडे को होगी। अगले मंडे को गाँव जाए? अगले मंडे को, तो गाँव जाए? राइट। हाँ, जाओ 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 जाओ, बस तुम जाओ। निकल जाते हैं।